नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम रोहिणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इनका क्या संबंध है हमारे जीवन से, ये किस तरह से ये दो मुख्य नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जिस किसी भाव में जाते हैं उस किसी भाव में इनकी क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इससे प्रथम सबसे पहले हम रोहिणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इनका एक संक्षिप्त विवरण देखते हैं। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र है तो ये वृषभ राशि में 10 अंश से लेकर के 13 अंश 20 कला तक आता है। और जो रेवती नक्षत्र है ये मीन राशि में 16 अंश से लेकर के 16 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक रहता है। इसका भाग है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहाँ मेष राशि आती है, वृषभ राशि में रोहिणी सेकंड हाउस में आता है, और मीन राशि में रेवती व्यय भाव में 12th हाउस में आता है। जो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है ये 10 अंश से लेकर के 13 अंश 20 कला तक है। यहाँ इसके 4 चरण हैं। उसमें से प्रथम चरण का स्वामी मंगल, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, तृतीय का बुध है और चतुर्थ का चंद्रमा है। तो जब भी यहाँ पर दूसरे चरण में कोई ग्रह होता है तो वो नवांश कुंडली में शुक्र के नवांश में, वृषभ नवांश में ही जाता है, और उसको हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। अर्थात कि जन्म कुंडली के अंदर वृषभ राशि में बैठा हुआ ग्रह यदि रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में है तो वो वृषभ नवांश में जाएगा, क्योंकि दूसरा जो पद है वो वृषभ राशि का वृषभ नवांश है। इसी तरह से जो मीन राशि है, मीन राशि में रेवती नक्षत्र है 12वें भाव में काल पुरुष कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पर रेवती नक्षत्र जो है 16 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक है। इसका जो प्रथम चरण है वो स्वामी गुरु है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि है, तृतीय चरण का स्वामी भी शनि है, और चतुर्थ चरण का स्वामी जो वो है वो गुरु है। अब शनि यहाँ पे द्वितीय और तृतीय दोनों चरण का स्वामी है। यहाँ पर समझना होगा कि मकर राशि और कुंभ राशि ये क्रमानुसार एक साथ आती है, इसीलिए द्वितीय चरण जो है ये मकर नवांश हो गया, तृतीय चरण जो है ये कुंभ नवांश हो गया, और चतुर्थ जो चरण है ये मीन नवांश हो गया। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा कि जो भी ग्रह रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आएगा तो चतुर्थ चरण जो है वो मीन राशि का मीन नवांश होगा। तो वहां पर मीन राशि का ग्रह और नवांश कुंडली के अंदर वो मीन नवांश में माना जाएगा, अर्थात कि वहां पे वो स्थित होगा। अब यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र का स्वामी जो है वो चंद्र है, और जो रेवती नक्षत्र का स्वामी जो है ये बुध है। आप सभी को पता है कि चंद्र और बुध दोनों में पिता पुत्र का संबंध भी है, और चंद्र और बुध दोनों एक दूसरे के लिए कुछ प्रतिकूलता भी खड़ी करते हैं। तो यहाँ पर जो रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र को कहते हैं ग्रोइंग अप, अर्थात कि ये आरोहण करने वाला नक्षत्र है। आरोहण का मतलब होता है कि बढ़ना। जैसे हम कहते हैं कि पर्वतारोहण, जैसे हम कहते हैं कि अश्वारोहण, अर्थात कि अश्व पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना, ऐसे ऊंचाई की ओर बढ़ना, तो उसे आरोहण कहते हैं, ग्रोइंग अप। अच्छा, रेवती जो नक्षत्र है इसका जो मूल शब्द है वो रेवत है,
रेवत का संस्कृत में अर्थ होता है वेल्दी। और ये जो नक्षत्र है रेवती, ये इंसान को स्थिरता देता है, चिर शांति देता है और परम पूर्णता देता है, अर्थात कि यहाँ पर व्यक्ति को परिपूर्णता प्राप्त होती है। अब जैसे आप समझेंगे कि रेवती नक्षत्र आता है काल पुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ पर 12वें भाव में। तो 12वें भाव को मोक्ष का भाव कहा जाता है, 12वें भाव को आध्यात्म चिंतन के लिए भी देखा जाता है। 12वें भाव को इंसान के जो व्यय हैं, व्यय कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यय धन का भी हो गया, व्यय चिंतन शक्ति का भी हो गया, व्यय जो है वो व्यक्ति के जो आयोजन हैं उन आयोजनों का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वहाँ भी एक व्यय ही खड़ा होता है। तो यहाँ पर व्यय भाव में रेवती नक्षत्र है कालपुरुष कुंडली के, और सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में रोहिणी नक्षत्र है। द्वितीय भाव को हम सभी जानते हैं कि धन के लिए देखा जाता है, और 12वें भाव को हम व्यय के लिए देखते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है, और जो मीन राशि है वहां पर शुक्र उच्च का होता है। सुख, वैभव, भोग विलास, हर जो सुख सुविधाएं हैं उन सबके पीछे जो कुछ भी व्यय किया जाता है वो ये मीन राशि प्रदर्शित करती है, और ये यहाँ पर शुक्र को स्थान दिया है कालपुरुष कुंडली में। अब यहाँ पर स्थिरता और चिर शांति, जैसे निद्रा है तो निद्रा के लिए भी 12वां भाव देखा जाता है, 12वें भाव की स्थिति देखी जाती है। अब 12वें भाव में निद्रा भी है। शास्त्रों के अनुसार महाकाली का भाव भी 12वां भाव है, और महाकाली का जो भक्त है शनि, उस शनि को अष्टम भाव के साथ साथ 12वें भाव का भी कारकत्व प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है कि लग्न, तो लग्न में यहाँ सूर्य है, यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर शनि है, ये 10वें भाव में यहाँ मंगल है, और ये 6ठे भाव में बुध है, और यहाँ 8वें भाव में केतु है। वृषभ राशि में चंद्र भी उच्च का होता है और राहु भी उच्च का होता है। कर्क राशि में चंद्र का स्वयं का घर है, चंद्र को मन कहते हैं, और कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। शनि 7वें भाव में तुला राशि में उच्च का होता है, और केतु को वृश्चिक राशि में उच्चता प्राप्त होती है, और साथ ही मीन राशि में भी ये उच्च का कहलाता है। यहाँ पर जो ये मंदार पर्वत लिखा है और ये कुर्मा उतार लिखा है, आधार सहभागी, आप सभी को पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत किया था। कुर्म यानी कि कछुआ, कछुए की पीठ के ऊपर एक दंड स्थापित किया गया जो मेरु पर्वत के तौर पे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और उसको देवताओं ने और दानवों ने दोनों ने मिलकर शेष नाग जो हैं वो उन्होंने अपने आप को रस्सी के तौर पर इस पर्वत को या इस दंड को लपेट लिया था, और शेष नाग के माध्यम से ये समुद्र मंथन किया गया। अब इस समुद्र मंथन में
जो कुछ भी रत्न निकले, धन निकला, लक्ष्मी निकली, कई गुण निकले, तो ये सब जो है ये यहाँ पर एक आधार जो बना वो भगवान विष्णु बने। और यहाँ सप्तम भाव में, अर्थात कि ये काल पुरुष कुंडली के अनुसार तुला राशि में सप्तम भाव में शनि देवता उच्च के होते हैं। 7th हाउस जो है ये हर किसी के जीवन में एक आधार का भाव है। समाज हो गया, व्यक्ति का अपना एक फोकस हो गया, तो वो सबका सब जो है यहाँ पर आधार बनता है। फिर जैसे धन, तो धन जो मात्र है वो सिर्फ करेंसी ही नहीं है, स्वर्ण या चांदी ही नहीं है। धन जो है वो विद्या का भी धन है, कई प्रकार के धन है। अष्टलक्ष्मी का एक सिद्धांत है, 8 प्रकार की लक्ष्मी का विवरण हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और जो व्यय है, तो व्यय भी जो है ये सिर्फ एक ही मात्र चीज का व्यय नहीं है। व्यक्ति की जो उम्र गुजरती है वो भी अपने आप में एक व्यय हो ही रहा है। व्यक्ति बचपन से जवानी की ओर, जवानी से बुढ़ापे की ओर जो एक यात्रा करता है वो भी उसका एक समय व्यय हो रहा है, उसकी जो एक आयु है वो व्यय हो रही है। यहाँ पर जो 10th हाउस है, यहाँ मकर राशि है, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, ये आप सभी को पता है। अब यहाँ पर है दक्ष। दक्ष मतलब दक्षता, निपुणता। जो आपने कथा सुनी होगी कि महादेव शिव सती और महादेव विवाह करना चाहते थे, जिसमें दक्ष महाराज ने अवरुद्ध उत्पन्न किया। उनका ये कहना था कि शिव जो है उनकी जो जीवन शैली है वो अस्त व्यस्त है, और दक्ष जो हैं वो संसार के नियमों को बनाने वाले हैं। वो एक सृष्टि का संविधान, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सृष्टि का संविधान बनाने वाले व्यक्ति थे। अब ऐसे व्यक्ति की पुत्री किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे वो ब्याह दे, उनका एक अपना एक मंतव्य था। अब यहाँ पर जो मन है वो 4th हाउस है, और जो दक्ष है, अर्थात कि जो दक्षता है, निपुणता है, वो 10th हाउस है। अब यहीं पर रोहिणी नक्षत्र की क्या भूमिका है ये मैं आपको बताता हूं। रोहिणी नक्षत्र जो है वो एक अट्रैक्शन पैदा करने वाली, अट्रैक्शन को बढ़ाने वाली, व्यक्ति की दिलचस्पी को बढ़ाने वाला ये नक्षत्र है। ये एक ऐसी शक्ति है कि जो एक चुंबकत्व रखती है, और जो सौंदर्य प्रेमी लोग हैं, जिनके जो वैरागी भी हैं, उनको भी ये संसारी बनाने की ओर खींचती है, लोभ देती है, लालच ये भाव ये रोहिणी नक्षत्र देता है। तो ये जो रोहिणी नक्षत्र है, चंद्र को भी ये सबसे अधिक प्रिय पत्नी थी। जो दक्ष ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया, उसमें रेवती और रोहिणी, इन दोनों को चंद्र ने पत्नी के तौर पर स्वीकार किया था। यहां पर रेवती जो है उसको काल पुरुष कुंडली के अनुसार व्यय का भाग दिया गया है, और रोहिणी नक्षत्र जो है उसको संचय का भाव दिया गया है, धन को संचय करना। अब रेवती नक्षत्र जो है वो व्यय की भूमिका निभाने वाले भाव में है। तो यहीं पर ये कश्मकश शुरू होती है जो हमारे और आपके जीवन में समान रूप से देखी जाती है। जैसे कि हर व्यक्ति को धन कमाने की इच्छा है, और अधिक से अधिक धन को जोड़ करके रखने की इच्छा है। व्यक्ति का जो मन है वो धन के संचय में अधिक है, अधिक से अधिक प्रॉपर्टी बनानी है, अधिक से अधिक अपने आप को समृद्ध बनाना है, अधिक से अधिक धनी बनना है। तो ये जो एक भाव है
सेकंड हाउस, यहाँ पर ये कालपुरुष कुंडली का जो मेन रोहिणी नक्षत्र है, ये विशेष यहाँ पर एक गुणधर्म पैदा करता है। अब यहाँ पर जो चंद्र है वो यहाँ आसक्त रहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर किसी के मन में ये है कि हम धन इकट्ठा करें, हम खूब धनी बन जाएं, लोग हमें देखें, हम लोगों के अट्रैक्शन का कारण हों, लोग हमें आते जाते कहीं भी देखें, सिर झुकाएं, हमारी समृद्धि की प्रशंसा करें। तो ये चीज जो है ये हम सभी को पता है, हमारे सबके अंदर है। प्रकृति का नियम है कि आपको जो कुछ भी मिला है उसको व्यय भी करना है। तो चंद्र जो है वो रेवती को अनदेखा करते थे। इस कथा में, पौराणिक कथा में जो ये दिया गया दक्ष का ये पूरा जो विवरण, उसमें आपको सुनने में आएगा। देवों के देव महादेव नाम का एक सीरियल है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से इन बातों को समझाया गया है कि किस तरह से चंद्र रेवती को नजरअंदाज करते थे, अनदेखा करते थे। रोहिणी से विवाह करने के साथ साथ उन्होंने रेवती से भी विवाह किया था, लेकिन वो रेवती को समान हक नहीं दे रहे थे। जैसे कि हम लोग भी करते हैं, हम लोग जो है धन इकट्ठा करते हैं, जितनी मात्रा में हम धन इकट्ठा करते हैं उतनी मात्रा में हमको धन का एक सदुपयोग भी करना चाहिए, हमको धन का व्यय भी करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। तो इसी बात का जब दक्ष को पता चला कि मेरा जो जमाता है वो एक पुत्री को तो अच्छे से रख रहा है, लेकिन दूसरी पुत्री के साथ में न्याय नहीं कर रहा है, तो वहां पर दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया चंद्र को क्षय होने का। अब यहां पर जो चंद्र को श्राप दिया गया है क्षय होने का, इसको आपको समझना होगा। चंद्र जब कृष्ण पक्ष में आरंभ होते हैं तो वो शुक्ल पक्ष की ओर जाते हैं, और शुक्ल पक्ष पूरा होने के बाद में फिर कृष्ण पक्ष की ओर जाते हैं। अर्थात कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से 16 कलाओं से खिले हुए होते हैं, और अमावस्या के दिन ये एकदम अस्त हो जाते हैं, अर्थात कि क्षय को प्राप्त होते हैं। तो यहां पर जो चंद्र को ये श्राप मिला है, उसके बाद में महादेव शिव ने चंद्रमा को धारण किया, क्योंकि श्राप से तो मुक्ति नहीं मिल सकती थी, लेकिन क्षय भी होगा और फिर से पूर्णता भी होगी। तब से सृष्टि का यही क्रम चला आ रहा है। अब इसको भी समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति एकदम निरीह निर्धन अवस्था से धनी भी बनेगा, और धनी बनने के बाद में अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के बाद में दोबारा फिर उसके धन का ह्रास भी होगा, धन उसका धीमे 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 घटता चला जाएगा, और उसके बाद में फिर कभी समय आएगा तो फिर से वो आगे और धन प्राप्त करने की दिशा में आगे भी बढ़ेगा। अर्थात कि व्यक्ति की प्रसिद्धि, व्यक्ति की जो समृद्धि है वो कभी अपनी पराकाष्ठा पर भी होगी और कभी फिर न्यूनता पर भी आएगी। तो ये जो उतार चढ़ाव है, जैसे समुद्र के अंदर, समंदर में जल के स्तर का एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, इसी तरह से इंसान के जीवन में भी इसी वजह से ये उतार चढ़ाव देखने को आता है। अब जैसे कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि किसी व्यापारी ने किसी बड़े संस्था का, किसी बड़ी कंपनी का नींव रखी, और उसके बाद में उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी और अधिक से अधिक धनवान होती चली गई। तो उसके बाद में फिर एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब उसकी जो पीढ़ी है वो कभी डाउनफॉल भी जरूर देखेगी। मान लीजिए किसी की 3-4 पीढ़ियां अपवर्ड में गई, अर्थात कि वो
प्रगति प्रगति के पंथ पर ही चली है, तो आने वाले समय में उनकी बाकी की कुछ पीढ़ियां जो है वो फिर से उस न्यूनता को भी जरूर प्राप्त करेगी, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जिन लोगों ने अपने जीवन में सिर्फ प्रगति ही प्रगति देखी है, उसके पीछे का कारण उनका पिछला जन्म या उनका ये जन्म, उन दोनों जन्मों में किए गए कुछ पुण्य कर्म अवश्य होते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में किसी ने कुछ अच्छा बलिदान दिया हो, कुछ अच्छा त्याग किया हो, तो उसको विशेष तौर पर यहाँ इस जन्म में ऐसी परिस्थिति मिलेगी कि वो अपना धन बढ़ाता ही रहेगा और जीवन के आरंभ से लेकर के जीवन के अंत तक उसका धन जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो ये तो जो मैंने आपको बताया कि ये चंद्र का एक परिस्थिति है। अच्छा, दूसरा ये है कि दक्ष की भूमिका है न्याय की। दक्ष की भूमिका है कि एक निपुणता, व्यक्ति के अंदर परिपक्वता पैदा करने की। मंगल को आप सभी जानते हैं कि मंगल संघर्ष का देवता है, युद्ध का देवता है। तो यहाँ मंगल जो है वो जीवन में कुछ न कुछ वाइब्रेशंस बढ़ाता है और इंसान को कठिन से कठिन कार्य करने में उसको साहस देता है, बल देता है। और मंगल यदि अनुरूप ना हो तो इंसान को नीचे गिराता है, हानि देता है, एक तरह से उसको नष्ट कर देता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जैसे रेवती नक्षत्र है, तो रेवती नक्षत्र जो है वहां पर ये सामने से बुध का घर है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। तो यहां से विशेष दृष्टि जो है बुध की वो 12वें भाव में, काल पुरुष कुंडली के अनुसार बुध कभी भी छठे भाव में होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। अब बुध यहां से एक दृष्टिपात करता है जो काल पुरुष कुंडली के जो सिद्धांत है उसके अनुसार, अर्थात कि छठे भाव में व्यक्ति की जो बुद्धि है वो प्रत्यक्ष जो अवरोध है उनको जान सकती है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो छठा भाव है वो प्रत्यक्ष अवरोध को बताता है, और किसी भी व्यक्ति का जो अष्टम भाव है ये अप्रत्यक्ष अवरोध, जिसे हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आना कि जो उसने कभी कल्पना ना की हो, जो उसकी इमेजिनेशन से बाहर थे। इसीलिए छठे भाव के मुकाबले अष्टम भाव को अधिक नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि यहां से जो कुछ भी निकलता है वो एक अचानक से प्रकट होता है और वो अकल्पनीय होता है। व्यक्ति को उसकी इमेजिनेशन नहीं होती। अचानक से कोई समस्या हो जाना, अचानक से किसी रहस्य का उद्घाटन हो जाना, तो ये सब जो है ये छठा भाव और ये अष्टम भाव यहाँ पर ये इस तरह से आता है। अब बात करते हैं जो ये कुर्मा अवतार का। तो यहाँ पर सातवां जो भाव है ये हमारे फोकस का भाव है, हमारे दृष्टिकोण का भी एक तरह से भाव है, हमारे जो सहभागी हैं उनका भी भाव है। तो यहाँ पर सहभागी में समाज भी आ जाता है, जीवन साथी भी आ जाता है। हम जो भी कुछ रोजगार कर रहे हैं, जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, तो उस वर्किंग बॉडी का भी आ जाता है। मान लीजिए कि अगर हम सर्विस करते हैं तो सर्विस करते हैं तो भी एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजनेस का जिसके अंदर हम सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन हम किसी ऐसे बड़ी संस्था का हम अपने एक भाग हैं, तो हम हमारे लिए वो जो जगह है वो एक हमारा आधार है।
सूर्य जो है ये लग्न में है, उच्च के होते हैं, तो हमारा जो लग्न है वो विवेक, प्रथम भाव जो है वो हमारी देह का भी है और हमारी आईक्यू जो है, हमारी जो बुद्धि है उसका भी है। अब यहां पर जब सूर्य उच्च का होता है, सूर्य उच्च का इसीलिए होता है यहां पर कि हमको आत्मा को प्राथमिकता देनी है। सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमें आत्मा को प्राथमिकता देनी है, हमें हर जीव में आत्मा देखनी है, विवेक को जागृत करना है, हमारे विवेक को हमको बढ़ाना है। उस विवेक को बढ़ा करके हमने जो संग्रह किया है उसको किस तरह से सदुपयोग करते हुए उसका व्यय करना है, इसका हमको निर्धारण करना है। तो यहाँ पर हमारा विवेक का जो भाव है ये बताता है कि हमको मनन मंथन करना है। समुद्र मंथन का जो वास्तविक अर्थ है वो मनन मंथन है, कि हमको मनन मंथन करना है कि उस मंथन से हमें ये निष्कर्ष निकालना है कि हमारे पास में जो कुछ भी ये धन है, जो कुछ भी हमारे पास में ये सोर्सेस हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास में सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनका अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और अपने समाज के लिए भी किस तरह से उसका एक सदुपयोग करना है। ये नहीं कि उसका संग्रह करके बैठ गए, ना तो हम किसी को खाने देंगे ना हम किसी को मदद करेंगे। तो इस चीज के यहाँ पर एक खिलाफत खड़ी होती है और यहीं पर चंद्र को अर्थात कि मन को कभी दूषित होना पड़ता है और मन को दुखी होना पड़ता है। यहाँ पर जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस विद्या का भी है, फिफ्थ हाउस जो है गुणों की प्राप्ति करने का भी है, फिफ्थ हाउस जो है ये रुचि का भी है। हमारा रुचि किस में है? कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कि रुचि व्यक्ति की किसी विषय में है लेकिन कर्म उसको कुछ और करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए अन्न धन वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो वो एक अलग बात हो जाती है। पंचम भाव संतान का भी है। अच्छा, शास्त्रों के अंदर जो है ये चीज स्पष्ट बताई गई है कि हमारी जो बायोलॉजिकल जो हमारी संतान है, सिर्फ वही मात्र हमारी संतान नहीं है। एक्चुअली हम जिन गुणों को प्राप्त करते हैं, हम विद्या अध्ययन करके अपने अंदर जिन गुणों की वृद्धि करते हैं, वो जो गुण हैं वो भी हमारी संतान की तरह है। हम जैसे अपनी संतान को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं, इसी तरह से हमको अपने गुणों को भी प्रोटेक्शन देना है। अर्थात कि हमको अपने गुणों पर हमेशा कायम रहना है। ये नहीं कि आज तो हमने कुछ गुण प्राप्त किए, हमें विशेषता प्राप्त हुई, लोगों की प्रशंसा प्राप्त हो गई, अब हमारे को क्या जरूरत है, अब हम दूसरा कुछ रंग बदल लेते हैं। तो यहाँ पर फिर फिफ्थ हाउस जो है वो खिलाफ हो जाता है। यहाँ जो मैंने बताया कि चंद्रमा, अब चंद्रमा का आपको सबको पता है कि चंद्र जो है ये 16 कलाओं के स्वामी है। अब इनकी जो कलाएं हैं इनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ चंद्र की 16 कलाएं लिखी हुई है। प्रथम है पूषा, दूसरी कला है यश, तीसरी सुमनसा, चतुर्थ है रति, पांचवी है प्राप्ति, छठी है धृति, सातवीं है रिद्धि, आठवीं है सौम्य, नौवीं कला जो है वो मरीचि है, 10वीं कला अंशुमालिनी, 11वीं जो कला है वो अंगिरा है, 12वीं जो कला है शशिनी, 13वीं जो कला है वो छाया है, 14वीं जो कला है संपूर्ण मंडला और 15वीं कला जो है वो है तुष्टि और 16वीं जो कला है वो है अमृत। तो ये जो 16 कलाएं हैं, वाकई में ये जो 16 कलाएं हैं इनका हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना यहाँ बताया कि चंद्रमा की जो ये 16 कलाएं हैं, इन 16 कलाओं के ये नाम हैं।
आने वाले समय में इन 16 कलाओं के क्या अर्थ हैं हमारे जीवन से, इन 16 कलाओं का क्या संबंध है, इन 16 कलाओं का किस तिथि से क्या संबंध है, इन 16 कलाओं के जो अर्थ हैं, एक पर्टिकुलर चंद्र की कौन सी कला थी जिसके अंदर हमारा जन्म हुआ, सौम्य कला थी, अंशुमालिनी कला थी, या संपूर्ण मंडला कला थी, किस पर्टिकुलर डिग्री और अंश में हमारा जन्म हुआ, उसके अनुसार ये यहाँ पर किसी न किसी कला में ही हमारा जन्म है। और इन विशेष कला में जन्म लेने पर व्यक्ति के जीवन में उसका क्या महत्व है, वो व्यक्ति के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, वो व्यक्ति के जीवन को क्या कुछ देती है, अथवा तो व्यक्ति के जीवन में से क्या कुछ लेती है, ये 16 कलाएं बताती है। जो समय आने पर मैं इन 16 कलाओं पर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, जो आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर ये कलाओं का क्या महत्व है। चंद्र की 16 कलाएं तो सबने सुनी, लेकिन इन 16 कलाओं का अर्थ क्या है, इसके बारे में मैं एक अच्छा वीडियो बाद में बनाऊंगा। दूसरी बात यह, अब हम आते हैं यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में। देखिए, रेवती नक्षत्र व्यय भाव में आता है, रोहिणी नक्षत्र धन भाव में आता है, और इन दोनों भावों में ही इंसान का जो मनोमस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क है इंसान का, ये इसी में फंसा रहता है। चंद्र यहाँ कर्क राशि में, इसके अपने घर में जो मतलब चंद्र राशि, ये कर्क राशि जो है ये चंद्र की राशि है, अर्थात कि काल पुरुष कुंडली में ही ये चंद्र का घर है। अब यहां से अगर हम गिनते हैं तो 10वां भाव जो है ये यहां आ गया लग्न में, अर्थात कि चंद्र का कर्म क्या है, चंद्र का कर्म है विवेक, मनन मंथन, मन को मथना, मन को अपने आप को मथना है। मनन मंथन जो है वो मन का कर्म है। यहाँ पे चंद्र को अपने आप को इस परिस्थिति में डाल करके ये निष्कर्ष निकालना है कि मुझे रोहिणी के साथ साथ रेवती को न्याय कैसे देना है, अर्थात कि धन संचय की प्रक्रिया है उसको तो करना ही करना है, लेकिन जो व्यय करने की प्रक्रिया है उसको भी पूर्ण रूप से संतुष्ट कैसे करना है, न्याय कैसे देना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दान का महत्व है। हमारे शास्त्रों में जो दान का महत्व है वो इसीलिए है कि व्यक्ति धन भी खूब अर्जित करे, लेकिन योग्य मात्रा में उसका व्यय भी करे। व्यक्ति के अपने स्वयं के लिए धन बचा के रखना या अपने परिवार के लिए कुछ धन इकट्ठा करना ये पाप नहीं है, लेकिन जहां भी अति जुड़ती है, जैसे चंद्र जो है वो रोहिणी के प्रति अति आकर्षित थे और रेवती के प्रति वो अति निष्क्रिय कहें, तो यहां पर धन प्राप्ति, धन का संचय, उसके लिए जितना हमको ध्यान देना है उतना ही हमको ध्यान देना है धन के सदुपयोग का, धन के व्यय का भी। धन का व्यय अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो भी रेवती के साथ में चंद्र का अन्याय हुआ। जैसे कि चंद्र रोहिणी के साथ ही हमेशा लगे रहते थे, प्रसन्न रहते थे, उसी के पास बैठना उठना होता था, उसी के साथ में ही उनको जो एक एनवायरनमेंट अच्छा लगता था, और रेवती के साथ में उठना बैठना उनको अच्छा नहीं लगता था, अर्थात कि वही जो मैं बताया आपको कि व्यय करना अच्छा नहीं लग रहा था, संग्रह करना ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर दक्ष का श्राप मिला, और उसके बाद में जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक आरोह और अवरोह इसकी स्थिति हुई। आरोह का मतलब है बढ़ना, अवरोह का अर्थ है घटना। तो ये परिस्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। अब यहाँ पर आपको एक समझने की विशेष
बात यह है कि देखिए, चंद्र और सर्प ये दोनों ही महादेव के आभूषण हैं। अब यहां पर वृषभ राशि में राहु उच्च का होता है। राहु जो है वो जहां पर भी बैठता है वहां पर वो और अधिक से अधिक वहां की रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है। सेकंड हाउस में बैठेगा तो धन का लालच बढ़ाएगा, किसी प्रकार के संचय में रुचि देगा, तो ये सब बातें देखी जाती है। अच्छा, वृषभ राशि में चंद्र भी उच्च का होता है। वृषभ राशि में चंद्र जो उच्च का होता है तो यहां पर व्यक्ति को भौतिक सुख और हर तरह की संपन्नता ये सब मिलती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति विशेष तौर पर कभी भी आध्यात्म में गहरी रुचि लेना है या उस सब की ओर एक समय तक वो रुचि लेता है, उसके बाद में या तो रुचि लेना कम कर देता है या फिर वो भौतिक सुखों में ही फंस करके रह जाता है। राहु जब होता है वृषभ राशि में तो वो एक काम करता है, व्यक्ति के संग्रह की जो शक्ति है उसको भी बढ़ाता है और उसकी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाता है। और ये जो राहु है ये व्यक्ति को इस धरती पर, इस धरा पर जो भी जीव है, विशेष तौर पर मनुष्य, उनको ये हमेशा किसी न किसी तरह के इल्यूशन में फंसा करके रखता है। कई बार तो ये होता है कि सारी जिंदगी इंसान फंसा रहा, वो उस समस्या में से या जो संशयात्मक स्थिति है, सॉरी समस्या नहीं कहेंगे, जो संशयात्मक स्थिति है उसमें से वो बाहर नहीं निकल पाता है। दूसरा ये है कि राहु छठे भाव में भी बलवान होता है, यहाँ पर कन्या राशि में भी बलवान होता है। और छठे भाव में राहु चाहे किसी भी राशि में हो तो उसके कुछ बल विशेष अवश्य प्राप्त होते हैं। राहु जब यहाँ पर होता है तो वो विशेष तौर पर अवरोधों को बढ़ाता है, लेकिन व्यक्ति को सांसारिक जो एक हम कहेंगे निपुणता है, उस सांसारिक निपुणता में वो व्यक्ति को निपुण बनाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति से, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के सामने हमेशा परास्त होगा और मुंह की खाएगा, क्योंकि राहु जो है वो सांसारिक, आपको सभी को पता है कि वो पृथ्वी पर ही मुख्य अपना प्रभाव रखता है। राहु विशेष तौर पर चंद्र के चारों ओर घूमता है, तो इसका विशेष दो अधिकार है, विशेष जो अधिकार है वो इसका चंद्र पर है, मन पर ही है। प्रत्यक्ष अवरोध काफी बढ़ाएगा, लेकिन उसमें वो विजय भी दिलाएगा, लेकिन वो एकमात्र सांसारिक गतिविधियों में, आध्यात्मिक गतिविधियों में नहीं। हाँ, केतु जो है वो मीन राशि में अर्थात के व्यय भाव में होता है, तो वहां पर व्यक्ति को चाहे वो कितना भी धनी हो या चाहे वो कितना भी निर्धन हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और इंट्यूशन उसकी दृष्टि से वो महान धनी कहलाएगा। इनबिल्ट उसके अंदर में ये बातें रहेगी। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ में बातचीत करेगा तो सामने वाला व्यक्ति उसे काफी प्रभावित होगा, लेकिन केतु यदि वहां पर शुभ फल दे रहा है तो, क्योंकि सामने जो छठे भाव में जो राहु बैठा हुआ है यहाँ पर ये इंसान को फंसा करके ही रखता है दुनियादारी में। अब यहाँ भगवान के शिव पर, सॉरी भगवान शिव के सिर पर अर्धचंद्र आपने सभी ने देखा है, और उनका जो वाहन है वो बैल है, वृषभ, जिसको संस्कृत में नाम है वृषभ, वो सेकंड हाउस है। दुनियादारी खींचने वाली शक्ति, क्योंकि जो संग्रह है, जो खाना पीना है, जो व्यक्ति का हर तरह का जो एक संचय है, वो सारा का सारा जो है वो वृषभ राशि जो है वो कैरी फॉरवर्ड करती है।
और वृषभ राशि उसको बढ़ाती है। 12th हाउस जो है वो महाकाली माता को रिप्रेजेंट करता है, छिन्नमस्ता माता को रिप्रेजेंट करता है। देवियों के जो भी रौद्र स्वरूप हुए, जैसे हम कहते हैं महिषासुर मर्दिनी, महाकाली, छिन्नमस्ता, चंडी चामुंडा, तो ये जो उग्र स्वरूप हैं माता के, वो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। चंद्र और सर्प ये दोनों भगवान शिव के आभूषण हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहां पर चंद्र जो है वो मन है, और सर्प अर्थात कि राहु, सर्प जो है वो महत्वाकांक्षा है। मन भी भगवान शिव का आभूषण है, और महत्वाकांक्षा भी जो है वो भगवान शिव का आभूषण है। राहु कहता है अवसर और मछली को फुर्ती से लपक लो, अर्थात कि जो कोई भी शिकार आ जाए उसको पकड़ लो, जो कोई भी अच्छा अवसर आ जाए उसको पकड़ लो। लेकिन यहां पर राहु की भूमिका निंदनीय कहलाती है, क्योंकि राहु को संसार के अंदर भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति करने के लिए, शक्ति का संचय करना है, तो वो अवसर को भुनाता है, इसलिए कि उसे हावी होना है किसी पर। और मछली को फुर्ती से लपक लो, अर्थात कि जब ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें सांसारिक सुखों को बनाए रखने की महत्वाकांक्षा होती है कि मेरे पास में जो कुछ भी है वो कभी कम ना हो जाए, तो उसके चलते व्यक्ति ऐसा करता है कि जो भी कोई शत्रु थोड़ा सा भी कमजोर हुआ है उसको तोड़ दो, उसको मिटा दो, उस परेशानी को हमेशा के लिए समाप्त कर दो। तो ये जो चीजें हैं इनको हमें अपने जीवन में इन बातों को समझना है कि हमको किन किन अच्छी बातों को ग्रहण करना है और किन किन बुरी बातों को हमें त्याग कर देना है। अच्छी बातों को ग्रहण करना, अच्छे सिद्धांतों को ग्रहण करना, उसका संचय करना, वो उच्च के चंद्र का कर्म होना चाहिए। और जो बुरे विचार हैं, प्रतिशोध की भावना हो गई, जो किसी तरह के अवसरवादिता हो गई, उसका त्याग कर देना, वो मीन राशि का गुणधर्म है। यहां पर मैंने एक संक्षिप्त विवरण दिया है कि किस तरह से हमें मंथन करना है और किस तरह से हमें धन भाव में और व्यय भाव में एक संतुलन बनाना है, एक बैलेंस बनाना है। तो ये तो बात यहां पर इसकी हुई। अब हम बात करते हैं कि जो, जैसे कि ये मैंने बताया आपको मेष लग्न के अंदर में जो रोहिणी नक्षत्र है वो सेकंड हाउस में आएगा, और मेष लग्न में जो रेवती नक्षत्र है वो 12th हाउस में आएगा। तो अब हम मेष लग्न के बारे में हम बात करते हैं। मेष लग्न के जो जातक हैं इनको एक बात समझनी होगी कि संग्रह सिर्फ धन का नहीं होता है। जो विवेक जन्य अनुभव होते हैं, जो उच्च विचार होते हैं, उच्च ज्ञान होता है, जो उच्च मानसिक स्थिति होती है, जो उच्च गुण होते हैं और जो उच्च गुण वाले लोग होते हैं, संग्रह इनका भी किया जाना चाहिए और संग्रह इनका भी होता है। जैसे हम सुनते हैं कि किसी, जैसे महाराजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में 9 रत्नों को पद दिए थे, अर्थात कि 9 रत्न इकट्ठे किए थे, अर्थात 9 गुणी लोगों को उन्होंने अपने दरबार में पद दिए थे। गुणी इंसानों को वहां पर एक भूमिका प्रदान उन्होंने की। तो इसी तरह से सिर्फ धन का संचय में ही विशेष रुचि ना लें, उच्च गुणों का संग्रह करें, उच्च ज्ञान का संग्रह करें, अपनी उच्च मानसिक स्थिति का निर्माण करें।
ये मेष लग्न के जो जातक हैं इनको इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके सेकंड हाउस में रोहिणी नक्षत्र है और 12th हाउस में इनके रेवती नक्षत्र है। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न के जो जातक हैं। वृषभ लग्न के जातकों के लिए तो रोहिणी नक्षत्र फर्स्ट हाउस में आ जाएगा और जो रेवती नक्षत्र है वो उनके 11वें भाव में आएगा। तो यहाँ पर जातक को विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, उसको सेल्फ सेंटर्डनेस से दूरी बनानी है। सेल्फ सेंटर्डनेस जो है ये इनका मेन विशेष तौर पर भाग्य हानि करेगा। जो स्वार्थपरिता हम कहते हैं, व्यक्ति का विशेष स्वार्थी हो जाना, ये सेल्फ सेंटर्डनेस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लंबे समय के सुख का झांसा दे करके उसको लंबे समय की यातनाओं में डाल देता है। जीवन में ऐसे व्यक्तियों को अपयश की प्राप्ति होती है। जिस लाभ को सोच करके व्यक्ति चल रहा है वो लाभ उसके हाथ में आते आते हानि बन करके खड़ा हो जाता है। दूर से दिखाई दे रहा है कि ये तो लाभ हमारी ओर आ रहा है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से जब वो देखेगा तो उसके हाथ में तो हानि ही खड़ी होगी। तो विशेष तौर पर वृषभ लग्न के जो जातक हैं वो ये सेल्फ सेंटर्डनेस से दूर रहें और अपने आप का बचाव करें। व्यक्ति अपने चिंतन का व्यय करे, लेकिन वो परमार्थ के लिए भी करे, सिर्फ अपने खुद के लिए ना करे। ये वृषभ लग्न के जातकों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद में मिथुन लग्न के जातकों की हम बात करते हैं। तो मिथुन लग्न के जो जातक हैं इनके लिए विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि इनका जो रोहिणी नक्षत्र है वो व्यय भाव में आएगा, क्योंकि वृषभ राशि 12वें भाव में है और रेवती नक्षत्र जो है वो 10th हाउस में है, कर्म के भाव पर। यहां पर विशेष ध्यान जातक को यह रखना होगा कि जातक अपने स्व प्रयास पर ही ज्यादा आधारित रहे। उसे ज्ञान प्राप्ति करनी है तो स्व प्रयास से करे, व्यक्ति को धन प्राप्त करना है तो स्व प्रयास से करे, और जो स्व प्रयास से उसे प्राप्त हुआ है उसी के ऊपर वो आधार रखे। क्योंकि जो कुछ भी उसको धन विरासत में मिला होगा, अचानक से हाथ लगा होगा, तो ऐसा जो कुछ भी है वो उसके पास में स्थायी नहीं रहेगा। अर्थात कि विरासत में मिला हुआ, बिना श्रम के मिला हुआ धन और ज्ञान उसके लिए हमेशा उपयोगी नहीं रहेंगे, वो उसका साथ छोड़ देंगे। इसलिए मिथुन लग्न के जो जातक हैं वो ज्ञान हो या धन हो, अपने आप को उसमें परिपक्व करने की कोशिश करें। फिर हम बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क लग्न के जो जातक हैं इनका रोहिणी नक्षत्र आएगा 11वें भाव में और रेवती नक्षत्र जो है वो आएगा 9th हाउस में। कर्क लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन के आरंभ में इनको धन, यश, प्रगति प्राप्त होने की संभावना रहती है, किंतु ऐसे व्यक्ति जो आरंभ से धनी हैं या जीवन के आरंभ में ही उन्हें अच्छी प्रगति मिल गई, धन प्राप्त हो गया, तो ऐसे व्यक्ति के पास में वो प्रगति और धन तभी टिका रह सकता है कि जब वो व्यक्ति धर्म पर कायम रहे, अपने कर्तव्यों पर केंद्रित रहे। क्योंकि 9th हाउस में रेवती नक्षत्र है। कर्क लग्न के जो जातक हैं इनके 9th हाउस में मीन राशि आती है, रेवती नक्षत्र यहाँ पर विद्यमान है। तो धर्म के प्रति अपनी ऊर्जाओं का व्यय करना, अपनी चिंतन शक्ति का व्यय करना, ये सब उसके लिए आवश्यक होगा। मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, वो
किसी समय जब अपने गांव से निकले थे, उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक डिग्री के। और उसके बाद में वो साउथ में एक जगह जा कर के खड़े हुए किसी कंपनी में नौकरी के तहत। वहां पर उन्होंने अच्छी प्रगति प्राप्त की। वहां पर उन्हें भूमि का सुख मिला, धन का सुख मिला। वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया, लेकिन वे धर्म पर केंद्रित नहीं रहे। और उसके बाद में ये हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने कमाया था, जो कुछ भी उन्होंने खड़ा किया था, वो सारा का सारा उनका बैंक करप्टी में अर्थात कि जो बैंक ने उसको जब्त कर लिया, क्योंकि वो बहुत बड़े लॉस में चले गए। तो ये चीजें कर्क लग्न के जातकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर आते हैं सिंह लग्न पर। सिंह लग्न के जो जातक हैं, हमेशा इनके ऊपर बाह्य सुख, सांसारिक प्रवृत्ति हमेशा हावी रहेगी, क्योंकि ये सत्ता की राशि है, प्रभुत्व की एक गरिमा सिंह राशि देती है। यहां पर व्यक्ति को आत्मचिंतन, आध्यात्म चिंतन, इसका ध्यान रखना होगा। बाह्य सुख अर्थात कि भौतिक सुख, भौतिक सुखों का संग्रह, धन का संग्रह, नाम प्रसिद्धि का संग्रह, सांसारिक प्रवृत्ति, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इनकी रुचि यहीं रहती है। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर 10th हाउस में आता है और रेवती नक्षत्र यहाँ पर 8th हाउस में आता है। सिंह लग्न के जातकों के 10th हाउस में वृषभ राशि है और अष्टम भाव में 8th हाउस में मीन राशि है। तो यहाँ सीधी सीधी बात हम जिसे कहें कि उसे ऑकल्ट साइंस, भक्ति मार्ग, आध्यात्म चिंतन, शास्त्रों का एक अध्ययन करना, अपने आप को ज्ञानी बनाना और दूसरों को ज्ञान देना, जिन लोगों को बातें समझ में ना आ रही हों उन्हें समझाना, ये उन्हें करना है। लेकिन सिंह लग्न वाले जो जातक हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है कि वे विशेष तौर पर थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं, कुछ अहंकारी भी देखे गए हैं। तो इन सब बातों से बचना होगा, क्योंकि उन्हें यहाँ बैलेंस करना होगा अपने कर्म में और अपनी जो सूक्ष्म बुद्धि है। 8th हाउस को सूक्ष्म बुद्धि का भी भाव कहा जाता है, अंतर्चेतना। तो यहाँ इन बातों का ध्यान रखना होगा। यदि व्यक्ति ने, सिंह लग्न के जातकों ने यदि अध्यात्म चिंतन नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो वृद्धावस्था में पहुंचने पर अपने आप के लिए असहनीय बोझ बनकर रह जाएगा। वहां व्यक्ति को महसूस होगा कि अपने स्वयं का बोझ वो उठा नहीं पा रहा है, अर्थात उसके मन का भार इतना बढ़ा हुआ होगा कि उसके लिए बाकी का जो जीवन है वो बहुत कष्टदायक हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं कन्या लग्न पर। कन्या लग्न के जो जातक हैं, इनके रोहिणी नक्षत्र जो है ये 9th हाउस में आएगा। वृषभ राशि 9th हाउस में आती है और मीन राशि 7th हाउस में, अर्थात कि रेवती नक्षत्र जो है वो 7th भाव में आएगा। कन्या लग्न के जो जातक हैं, इनको उच्च विद्या प्राप्त होना, दूरदर्शिता प्राप्त होना, जीवन में किसी मुकाम पर एक अच्छी प्रसिद्धि मिलना, कुछ अच्छा रुतबा मिलना, ये सब मिलने की संभावनाएं रहती है। और इसकी जो कीमत है वो व्यक्ति को ये चुकानी पड़ती है कि समाज, भागीदारी, सहयोगी और जीवन साथी और साथ में जो प्रतिद्वंदी है, अर्थात कि सेम फील्ड में जो कंपटीशन में लोग हैं,
उन सबके प्रति व्यक्ति को मन में शुद्धता धारण करनी होगी। व्यक्ति को उन सभी लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखनी होगी। मान लीजिए कि हमारी कोई कंपनी है और हमारी सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम इस तरह की कोई हरकत ना करें कि हम दंड छंद करें, हम किसी तरह की साजिश करें कि हमारी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो किस तरह से नीचे गिर जाए, किस तरह से उनकी हानि हो। ये जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे जीवन साथी के प्रति व्यक्ति को ईमानदार रहना होगा, अनैतिक संबंधों से दूर रहना होगा, अनैतिक कर्मों से दूर रहना होगा, जो नीति विरुद्ध का लाभ प्राप्त करना है ऐसे सब चीजों से दूर रहना होगा। तभी जाकर के कन्या लग्न वाले जो जातक हैं ये अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है उसका सुख भी भोग सकेंगे। अन्यथा मिलेगा सब कुछ, उच्च विद्या मिलेगी लेकिन कभी किसी काम नहीं आएगी। इंसान को दूरदर्शिता मिलेगी लेकिन उसका लाभ मात्र दूसरों को होगा, व्यक्ति को खुद को नहीं होगा। प्रसिद्धि मिलेगी लेकिन वो बहुत जल्दी ही अपयश में बदल जाएगी। जैसे कई लोगों का बहुत नाम फैलता है और उसके बाद में अचानक से कोई ऐसी घटना होती है और वो बदनाम हो जाते हैं, काल के गर्त में कहाँ समा जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फिर बाद में कोई उनको ना इज्जत देता है ना नाम उनकी कोई प्रशंसा करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। तुला लग्न के जो जातक हैं इनके रोहिणी नक्षत्र अर्थात की वृषभ राशि जो है वो 8th हाउस में आती है और रेवती नक्षत्र जो है 6th हाउस में आता है। तुला लग्न के जो जातक हैं, तुला लग्न का अर्थ है तुला, तोलना, बैलेंस करना, संतुलन। तुला राशि में जहां शनि बलवान होता है, धैर्य, ऐसे व्यक्ति को धैर्य का एक विशेष बल मिलता अवश्य है, लेकिन व्यक्ति इस धैर्य को धारण करके वो सिर्फ अपने एकाकीपन में प्रसन्न रहते हैं और अपने आप में ही वो सुकून ढूंढते हैं। बस यही उनके लिए एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तुला लग्न के जो भी जातक हैं वो जब भी सोचेंगे हम अकेले रहें, एकाकीपन में मैं प्रसन्न हूं, मुझे प्रसन्न रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में खुश रहूंगा, तो वो चीज उसके लिए हानि करता है। तुला लग्न के जो जातक हैं इनके 8th हाउस में रोहिणी नक्षत्र, 6th हाउस में रेवती नक्षत्र। यहां पर व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि अपने आप को कुछ ज्यादा समझदार मानते हैं, बुद्धिशाली मानते हैं, अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं। संक्षिप्त में कहें तो अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपनी धारणाओं और अपने ज्ञान पर ही निर्भर रह करके सामने से किसी भी तरह के अनुभवों को स्वीकार नहीं करेंगे, ना किसी ज्ञान को वेलकम करेंगे, ना किसी ज्ञानी को वेलकम करेंगे। अर्थात कि ये जो कुछ भी मिला है उसके अतिरिक्त और कुछ भी जो चाहिए उसके प्रति ये लापरवाह होते हैं। ये ज्ञान के प्रति और ज्ञानी के प्रति हमेशा अवहेलना करते हैं और अपने सुखों का स्वयं नाश करते हैं। क्योंकि जितना हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो अपने आप में पूर्ण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो एक चढ़ती कला है, एक वृद्धि होती हुई वस्तु है, जिसे हम एक वृद्धि वाली बात कहते हैं। शक्ति का अर्थ ही ये है कि हमेशा निरंतर जिसमें वृद्धि होती रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट करते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और ज्ञानियों के साथ में उठना बैठना मिलना जुलना करते रहें। इसके बाद में आता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में रोहिणी नक्षत्र जो है वो 7th हाउस में आता है, रेवती नक्षत्र जो है वो 5th हाउस में आता है।
वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं इनका ये देखा गया है कि ज्ञान, बुद्धि, धन, प्रतिष्ठा इनके लिए मात्र एक प्रदर्शन की वस्तु होती है। इनको ये सब चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? सिर्फ दिखावा करना है। और जो व्यक्ति इस तरह से करते हैं तो यही सब बातें जो है इनके विनाश की जड़ बनती है। देखिए, रोहिणी नक्षत्र जो है वो 7th हाउस में है। जैसा कि मैंने बताया कि रोहिणी नक्षत्र जहां हो वहां पर वो अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश करता है, मन को खींचने की कोशिश करता है। और रेवती नक्षत्र जो है 5th हाउस में है। भाई, जो धन मिला है, जो ज्ञान मिला है, जो सुख सुविधा मिली है, अपनी बुद्धि को वहां पर कष्ट देना है और ये सोचना है कि इसका सदुपयोग कैसे करें। वृश्चिक लग्न वाले जो जातक हैं इनके जीवन में महत्तम दुखों के कारणों के पीछे मुख्यतः यही एक कारण विशेष देखा गया है कि ये लोग जो कुछ भी सुख मिले, इनकी सुख के लिए जो कामना होती है वो भी इसीलिए होती है कि हम लोगों को दिखा सकें। इनकी जेब में अगर कहीं से कुछ पैसे आ जाएं तो जब तक 4 लोगों को दिखाएंगे नहीं तब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ लक्षण विशेष तौर पर देखे गए हैं। ये रोहिणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र की स्थिति के अनुसार मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद में है धनु लग्न। धनु लग्न के जो जातक हैं इनका रोहिणी नक्षत्र जो है वो 6ठे भाव में और रेवती नक्षत्र जो है वो 4th हाउस में आएगा, 4th भाव में। 6ठे भाव में रोहिणी नक्षत्र ऐसे व्यक्ति को रोजगार संबंधी कार्य हो, घूमने फिरने का काम हो, अपने मन के मुताबिक खर्च खरीदी करने की इच्छा हो, ये सब उसको चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि मन के अंदर वो एक खालीपन लेकर के पैदा हुआ है। धनु लग्न वाले जातक अपने मन के खालीपन को दूर करने के लिए, भुलाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं और ये कोशिश हमेशा उनकी नाकाम होती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि मीन राशि जो है व्यय की राशि है। 4th भाव में मीन राशि का आना, ये व्यक्ति को परमार्थ के लिए जब चिंतन करने की प्रेरणा मिलेगी, परमार्थ के लिए कुछ अच्छे कार्य करने की व्यक्ति जब इच्छा मन में बनाएगा, तभी इसे यहाँ पर सुख और शांति का आभास होगा। वरना तो आप देखिए, धनु लग्न के जो जातक हैं ज्यादातर ऐसा देखा गया है, मोर देन 80%, कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ना तो कोई शत्रु होते हैं, ना कोई बाधा होती है, लेकिन फिर भी मन में उद्विग्नता बसी रहती है, इनको सुख नहीं दिखाई देता है। ये विशेष तौर पर इसी तरह से होते हैं कि जैसे जल के अंदर मछली प्यासी। मीन राशि 4th भाव में, मन के भाव में है। जल में रहने वाली मछली अगर ये कहे कि मैं प्यासी हूं, बस यही परिस्थिति धनु लग्न के जातकों की होती है जब रोहिणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र का जो एक संतुलन है वो व्यक्ति नहीं बना पाता है। तब मकर लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में आप देखेंगे तो ये इनके 5th भाव में रोहिणी नक्षत्र है और 3य भाव में रेवती नक्षत्र है। अर्थात कि 5th भाव में वृषभ राशि है और 3य भाव में मीन राशि है। ऐसे जो जातक हैं ये बहुत उत्साही होते हैं, आवश्यकता से अधिक आशावादी होते हैं और ऐसे व्यक्ति जो हैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे आयोजनों में लगे रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ आयोजन करेंगे। जब इम्प्लीमेंटेशन का समय आएगा तो जितनी एकाग्रता उनकी होनी चाहिए इतनी एकाग्रता उनकी रहेगी नहीं। उनको हम ये कह सकते हैं कि उनको स्वप्न देखना है
लेकिन वो आशा ये करते हैं कि हमारे ये स्वप्न जो है कोई और पूरा कर जाए। ऐसे जो व्यक्ति हैं, मकर लग्न के जो जातक हैं, ज्यादातर ये देखा गया है कि वो अपने आयोजन के प्रति, अपने श्रम के प्रति, अपने साहस के प्रति और विशेष तौर पर अनुशासन, डिसिप्लिन, इसके प्रति हमेशा बेपरवाह रहते हैं। व्यक्ति को यहीं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बुद्धि से सोच लेने से, बुद्धि से आयोजन कर लेने से सारे कार्य संपन्न नहीं हो जाते। मकर लग्न वाले जो जातक हैं, ना तो वे ब्रह्मा का, ना तो वे विष्णु का, ना वो रुद्र का अवतार है। उन्हें विशेष तौर पर यह ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ श्रम करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का जो कर्म भाव है वो लग्न में लेकर के आए हैं। तो विशेष तौर पर उनको ये ध्यान रखना होगा कि उन्हें उत्साही होना है तो दोनों तरह से होना है। सोचने की दृष्टि से भी होना है और कर्म करने की दृष्टि से भी होना है। तो यहाँ पर वे विशेष एक बैलेंस वो कर लें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा उनके जितने भी प्रयास हैं, जितने भी पराक्रम हैं, वो कभी भी पूर्ण फल तो दूर की बात है, वो बिल्कुल भी फल ना दे, ये होने की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिर कुंभ लग्न के जो जातक हैं, कुंभ लग्न के जो जातक हैं, इनके रोहिणी नक्षत्र जो है ये चतुर्थ भाव में आएगा और रेवती नक्षत्र जो है ये इनके सेकंड हाउस में आएगा। अर्थात कि वृषभ राशि चतुर्थ भाव में है और मीन राशि जो है धन भाव में है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वे इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान में लेकर के चलें कि उनको आलस्य और उदारता, इन दोनों के प्रति ध्यान देना होगा। व्यक्ति निर्णय लेने में ढील देता है, अर्थात कि जल्दी से निर्णय नहीं लेता है। सही और गलत में निर्णय लेना वो बहुत जरूरी है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। और विशेष तौर पर ऐसे व्यक्ति को हमेशा कल्पनाओं में नहीं, जमीन पर खड़े रहकर के वास्तविकता की दृष्टि से कार्य करना पड़ता है। कुंभ लग्न के जो जातक हैं ये अक्सर महत्वपूर्ण निर्णयों को आवश्यकता से अधिक नजरअंदाज करते हैं। ये निर्णय लें या ना लें, इनका कंफ्यूजन इनको ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि जो निर्णय लेने हैं उस निर्णय लेने के पीछे जो कुछ भी कठोरता इनको दिखानी है उसके लिए जल्दी से तत्पर नहीं होते हैं। इसीलिए विशेष तौर पर कुंभ लग्न के जो जातक हैं इनको धन का विचार, ज्ञान का विचार, शक्ति का विचार ये अक्सर करते रहना चाहिए, लेकिन अनिर्णय की स्थिति को ना आने दें। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि कुंभ लग्न के जो जातक हैं इनको जीवन में लंबा समय संघर्ष करते रहना पड़ता है। परिवार के लिए इनको समर्पित रहना चाहिए। परिवार के पीछे जो कुछ भी खर्च होता है, जो कुछ भी व्यय होता है, उससे कभी इनको कंजूसी नहीं करनी है, जी नहीं चुराना है। परिवार मात्र एक व्यक्ति का परिवार नहीं होता है। परिवार जो कंप्लीट, जिसे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये समग्र सृष्टि जो है ये अपने आप में एक परिवार है। कुंभ लग्न के जातक जो हैं विशेष तौर पर ज्ञानी होते हैं,
या ज्ञान साधना में इनकी रुचि ऑटोमेटिक होती है, या अगर ये किसी तरह का ज्ञान साधना ना भी करें तो भी इन बिल्ट ये कालपुरुष कुंडली का लाभ भाव लग्न में लेकर के आए हैं, तो पिछले कई जन्मों का ज्ञान इनके मस्तिष्क में एक इनबिल्ट मेमोरी की तरह होता है, जिसको उजागर करना है और जिस ज्ञान को बांटना भी है। तो ये विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखना होगा। मीन लग्न के जो जातक हैं, मीन लग्न के जो जातक हैं, इनके लग्न में रेवती नक्षत्र है और इनके थर्ड हाउस में रोहिणी नक्षत्र है। वृषभ राशि जो है ये तृतीय भाव में आएगी और मीन राशि जो है ये इनके लग्न में है। मीन लग्न के जो जातक हैं, इनको कई बार ये देखा गया है इनका कि ये मात्र प्रयास, साहस और कल्पना को ही प्राथमिकता देते हैं। अपने आप को और अपनी जो प्रवृत्ति है उसको ये जल्दी से परिवर्तित नहीं करते हैं। हमेशा ये इनका एक ही इंटेंस रहता है कि व्यक्ति जिस तरह की सोच रखता है इस सोच के अनुरूप ही कार्य करेगा। उससे हटकर उसको किसी तरह का कोई कार्य करना उसको पसंद नहीं होता है। जो कुछ भी उसकी जीवन शैली है, जो कुछ भी उसकी परिस्थितियां हैं, उसके अंदर किसी प्रकार के बदलाव को वो सहन नहीं कर पाता है। विशेष तौर पर ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति असंवेदनशील बनते हुए देखे गए और दूसरों के प्रति असंवेदनशीलता ही इनके गिरावट का, इनकी हानि का कारण होती है। क्योंकि लग्न भाव में कालपुरुष कुंडली की व्यय भाव की राशि है। व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह से संबंधित जो कुछ भी चाहिए उसका विशेष तौर पर, उसके लिए विशेष तौर पर प्रयास करना बुरी बात नहीं है, जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन सिर्फ खुद पर ही व्यय करना है, सिर्फ खुद को ही केंद्र में रखना है, खुद के लिए ही खर्च करना है, यहाँ पर व्यक्ति मार खा जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक के जो जातक हैं, इनके बारे में भी मैंने एक संक्षिप्त विवरण दे दिया कि रोहिणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र की जो भूमिकाएं हैं वो किस तरह से इनके जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव के कारण किस तरह के प्रभाव क्या छोड़ती है, ये बातें यह आपको मैंने बताया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आने वाले समय में कभी मैं चंद्र की 16 कलाओं के बारे में मैं जानकारी दूंगा। और जो मैंने एक आपको धन भाव और व्यय भाव के बीच किस तरह से हमारे मन से हमको मंथन करवाना है, इसके बारे में मैंने एक अच्छी जानकारी दी है आपको। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी बेहद पसंद आएगी और आप इन बातों का विशेष तौर पर, इन अर्थात कि इन ज्ञानदायक बातों का विशेष तौर पर अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।